लीजिए, फिर हाजिर हैं आपके समक्ष कहानी पार्क की सैर में। नमस्ते, शुभ संध्या, कसा काय, केम छो, खम्मा गणी। मैं इस कार्यक्रम की अधिष्ठात्री आदरणीय विमला जी और आज की हमारी कहानीकार कुमुद वर्मा जी और आप सभी का इस कार्यक्रम कहानी पार्क की सैर में हृदय से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि पिछले कार्यक्रमों से हम सलीला संस्था के परिचय से अपनी बात आरंभ करते हैं, तो आज फिर सलीला की बात मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। हमारे देश में बाल साहित्य बहुत लिखा जा चुका है, बहुत लिखा जा रहा है और बहुत लिखा जाएगा। क्या बाल साहित्य लिख देने मात्र से ही साहित्य लेखन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है? नहीं। बाल साहित्य की का सही हाथों तक पहुंचना, बालकों में साहित्यिक अभिरुचि जगाना, उन्हें साहित्य पढ़ने को प्रेरित करना भी आवश्यक है। इसके लिए लेखन के अतिरिक्त अन्य कई जमीनी प्रयास करना भी लेखन के ही अंग है। सलीला संस्था सलूम्बर जमीन से जुड़ी संस्था है और बाल साहित्य लेखन से लेकर उसके बच्चों के हाथों तक पहुंचाने व उनमें अभिरुचि जगाने के प्रयासों में सतत प्रयत्नशील है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बालकों की लेखन कार्यशालाएं आयोजित करना भी सलीला के मूलभूत कार्यों में सम्मिलित हो गया। इसी क्रम में सलीला संस्था ने अपनी पहली बच्चों की लेखन कार्यशाला ग्रामीण क्षेत्र से आरंभ की। 2011 में सलूम्बर से 4 किलोमीटर दूर स्थित लवकुश विद्यालय में उत्तराखंड से प्रकाशित बाल पत्रिका बाल प्रहरी तथा सलीला की ओर से पहली 5 दिवसीय लेखन कार्यशाला आयोजित हुई। लेखन कार्यशाला के परिणाम स्वरूप बालकों की झिझक कम हुई, उनकी प्रतिभा खुलकर सामने आई और इस कार्यशाला के दौरान बच्चों को बहुत आनंद आया। सृजनात्मक प्रवृत्तियों के साथ उन्होंने प्रस्तुतिकरण का कौशल भी सीखा, उनका आत्मविश्वास बढ़ा और इस कार्यशाला के दौरान उनकी प्रतिभा को पहचान कर उसे सही दिशा में गति देने का सार्थक कार्य भी हुआ। सृजनात्मक प्रवृत्तियों के साथ जैसे जैसे बच्चों का कौशल बढ़ा, वैसे वैसे उन्होंने कई तरह के कार्य अपने स्तर पर किए। इसके उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि श्री कैलाश दान सांधु, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग ने बच्चों को गणित के सरल टिप्स सिखाए। अध्यक्षता करते हुए चढ़ाव चंद जैन, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने शिवाजी के जीवन से जुड़ा प्रेरक प्रसंग बच्चों को सुनाया। इस अवसर पर डॉक्टर विमला भंडारी ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज का बालक ही कल का नागरिक है। उच्च शिक्षा के साथ साथ साहित्यिक संस्कार पाकर ही बालक राष्ट्रनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं सच्चा नागरिक बन सकता है। लेखन कार्यशाला के प्रथम दिन आदरणीय कीर्तिशेष वरिष्ठ बाल साहित्यकार राष्ट्रबंधु जी ने बच्चों को कविता लेखन के गुर सिखाए। कार्यशाला की सराहना करते हुए उन्होंने इसे बालक की छिपी प्रतिभा को उभारने का बेहतरीन मंच बताया। बाल प्रहरी के उदय किरोला, रतन सिंह किरमोलिया व सलीला के शांतिलाल शर्मा ने बच्चों से विभिन्न गतिविधियां कराई। इस कार्यशाला में विभिन्न स्कूलों के 52 बच्चों ने बाल मन, नवज्योति, मेरी पुस्तक, बाल भारती, चुलबुली जैसे कई शीर्षकों से हस्तलिखित पुस्तकें भी तैयार की, जिसमें कहानी, कविता, चुटकुले, मेरी डायरी, यात्रा और विभिन्न विषयों पर लेख सम्मिलित किए। समापन सत्र के मौके पर इनका प्रदर्शन भी किया गया। बच्चों ने अतिथियों का स्वागत भी खुद के द्वारा बनाई हुई अखबार की टोपी पहनाकर किया। मुख्य अतिथि ने बच्चों की इस कार्यशाला में बनाई हुई हस्तलिखित पत्रिका सलूम्बर दर्पण का लोकार्पण किया। सलूम्बर दर्पण के संपादक पारस जैन, नीता कलाल आदि बालक थे। बच्चों की कवि गोष्ठी भी हुई, जिसकी अध्यक्षता बालक मयंक शर्मा ने की। संचालन कश्मीरा व्यास व मनीषा ने संयुक्त रूप से किया। काव्य गोष्ठी में बच्चों ने अपनी स्वरचित कविताएं सुनाई। 65 बालकों को
प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र दिए गए। समापन समारोह के अतिथियों ने भित्ति अखबार, सलुम्बर भास्कर, कृष्ण नगर पत्रिका, लवकुश पत्रिका, सुप्रभात का अवलोकन किया। इस कार्यशाला में बच्चों ने खेल और राष्ट्रभक्ति के सामूहिक गीतों की प्रस्तुति भी दी। इस तरह सलीला संस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में साहित्यिक अभिरुचि जगाने का यह पहला प्रयास था। यह 5 दिवसीय बच्चों की लेखन कार्यशाला 26 सितंबर 2011 से आरंभ हुई और 30 सितंबर 2011 को समाप्त हुई। इसके बाद से प्रतिवर्ष सुदूर क्षेत्रों के विद्यालयों में ये कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरोला जी का भी सहयोग अनवरत प्राप्त है। यह था सलीला संस्था सलुम्बर की एक गतिविधि जो मैंने आपके समक्ष रखी। आज हमारे बीच कहानी पार्क की सैर में हमें एक प्यारी सी कहानी सुनाने के लिए कुमुद वर्मा जी आई हैं। मैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखूंगी। अहमदाबाद निवासी कुमुद वर्मा का जन्म 1971 में हुआ। आप गद्य व पद्य दोनों में समान लेखन करती हैं। आप हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में लिखती हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें कृति, काव्य संकलन, कुशल अध्यापक कैसे बने, उभरते शिक्षकों के लिए एक अच्छा स्तोत्र है। श्रेष्ठ शिक्षक केवी रीते थवाय गुजराती अनुवाद, इसके 9 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। एक बात उल्लेखनीय है कि आपकी यह पुस्तक प्रकाशक द्वारा बेस्ट सेलर घोषित की गई है। इसकी 10,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। कई शैक्षिक संस्थानों ने इस पुस्तक को अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनाया है। इसके लिए मैं आदरणीय कुमुद जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अगली पुस्तक उनकी है हम तो बच्चे हैं, बाल काव्य संग्रह, अध्यापन का इंद्रधनुष, श्रुति काव्य संकलन। ये किताबें कुमुद जी स्क्रीन पर दिखा रही हैं, आप इन्हें देख भी सकते हैं। अध्यापन का इंद्रधनुष, श्रुति काव्य संकलन, भारत गौरव। इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण लोगों द्वारा किए गए अनूठे प्रोजेक्ट्स व कार्यों का संकलन है। कई साझा संकलनों में भी आपकी रचनाएं संकलित है, जैसे स्वर्ण आभा गुजरात काव्य संकलन में, नवरंग सखी काव्य संकलन में, और ऐसी ही एक लंबी फहरिस्त मेरे पास है। सलीला संस्था सलुम्बर सहित लगभग 1 दर्जन संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया और अभी 2 दिन पहले ही 29 जनवरी को आपको अंतरराष्ट्रीय सम्मान ग्लोबल इंस्पिरेशनल वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह हम सभी के लिए हर्ष और गौरव की बात है और इसके लिए मैं इन्हें सलीला संस्था और मेरी तरफ से और समस्त साहित्यकार और बच्चे जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये तो छोटा सा परिचय था कुमुद जी का। कुछ बातें हम कुमुद जी से जानते हैं, तो हम बात करते हैं कुमुद जी से। कुमुद जी, आपने अध्यापकों के लिए पुस्तकें लिखी जी। बच्चों से पहले अध्यापकों और अभिभावकों को बाल साहित्य से जोड़ना, बाल साहित्य पढ़ाना व उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। इस बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं आपके साथ ही हूँ। जी। असल में मैं बहुत छोटी थी जब मैंने स्कूल का संचालन शुरू कर दिया था। मेरे पास जो अध्यापक आते थे, मुझे लगता था कि इनको अगर मैं थोड़ा अपने ढंग से सिखा सकूं, तो यह बेहतर कार्य करके बच्चों को और अच्छा बना पाएंगे। मैं बच्चों के साथ भी बैठती थी, अध्यापकों के साथ भी बैठती थी और उस पुस्तक में मैंने एक वाक्य लिखा है कि आप अपने छात्रों को इस तरह पढ़ाएं जिस तरह की आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी अध्यापक आपके बच्चों को जिस तरह पढ़ाए, आप वैसे अध्यापक बनिए, तो आपको आपके बच्चे के लिए भी वैसा अध्यापक उपलब्ध होगा। धीरे धीरे वो बातें मैंने अपने अध्यापकों को समझानी चाहिए, तो लगा एक छोटा सा बुकलेट बना लूं। बुकलेट बनाते बनाते वो एक किताब बन गई, जिसको फिर मैंने टाइटल दे दिया कुशल अध्यापक कैसे बने। तो आपके वाक्य के संबंध में ये पुस्तक आई है मेरी।
जी, जी, वाकई एक बहुत अनूठा और एक अच्छा कार्य आपने किया। और बहुत मेहनती जरूरत है कि मतलब बड़ों को पढ़ाना बहुत आसान होता है, बच्चों को किसी चीज को समझाना और बच्चों के अंदर वो संस्कार के रूप में वो बातें जाए, इसके लिए अध्यापकों का प्रशिक्षित होना तो बहुत जरूरी है। और ये पुस्तक निश्चित रूप से वो काम कर रही है, जैसे उसका अंग्रेजी अनुवाद बेस्ट सेलर साबित हुआ ही है, तो ये निश्चित रूप से एक अच्छी पुस्तक है, ये अपने आप में साबित हो रहा है। तो इसके लिए तो आप बधाई की पात्र हैं ही। जी दूसरी बात धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, भारत गौरव पुस्तक में आपने महत्वपूर्ण लोगों के अनूठे प्रोजेक्ट सम्मिलित किए हैं। ये किस तरह के जी, लोगों के कैसे प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा सा बताइए। यह इसमें मैंने 8 व्यक्तियों को लिया है, जिसमें से 2 पद्मश्री हैं, 1 वकील हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, एक किसान है। मैंने कोशिश की है कि मैं हर तरह के लोगों को ले सकूं। एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं इसमें, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्यावरण पे ध्यान देते हैं, एक स्कूल ड्रॉप आउट भी हैं इसमें, जो शायद आपके पड़ोस में ही है, दुद्दू गांव के हैं। श्री जी, लक्ष्मण दुद्दू के पास लपोड़िया गांव में श्री लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने ग्राम सुधार के लिए बहुत काम किया है। जब मैंने इस पुस्तक को लिखना शुरू किया तो विचार ये था कि ये लोग, नौकरी एक तरफ, सैलरी एक तरफ, ये इस तरह के लोग हैं जो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, जो समाज की तरफ अपना ध्यान रखते हैं, जो सुधार की भावना रखते हैं। तो इनके भाव और मेरे भाव मुझे मिलते हुए से लगे। मुझे लगा कि ऐसे लोगों के बारे में जानकर उनके, मतलब मैंने इस किताब में उनके कांटेक्ट नंबर, उनके ईमेल आईडी, उनके अगर कोई वेबसाइट्स हैं या कोई भी प्रशिक्षण उनका केंद्र है, मैंने सब कुछ दिया है। मैंने कोशिश की है कि इसको कम से कम पन्नों का बनाया जाए ताकि किसी के लिए भी पढ़ना मुश्किल ना हो। आप इसको अपने पास ले जा रखकर इसको 2 ढाई घंटे में किताब को खत्म कर सकते हैं। आपके मन में कोई विचार आए कि हमें भी ऐसा काम करना है या हम ऐसी कोई शुरुआत कर सकते हैं, तो आपके पास उन महानुभाव का कांटेक्ट नंबर है। उनसे इतनी तक बात कर ली गई थी कि अगर किसी को सहायता चाहिए हो, किसी को गाइडेंस चाहिए हो, तो वो अवेलेबल रहेंगे। उनसे पूछ के ही नंबर रखे गए हैं। कुछ ऐसी भाव के साथ मैंने ये किताब बनाई है, उम्मीद है समाज में काम आएगी। जी, वाकई ये बहुत सराहनीय कार्य है। और निश्चित रूप से हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत किरदार होते हैं जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व बहुत बड़ा प्रेरणादायक होता है। और ऐसे ऐसे व्यक्तित्व कृतित्व अगर बच्चों के हाथ में जाते हैं तो वो निश्चित ही प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकेंगे। और कई बार हमारा विजन क्लियर नहीं होता है कि हम चाहते क्या है, जब हम बच्चे होते हैं। मतलब किशोरों की बात कर रही हूँ मैं, बहुत छोटे बच्चे का तो जी, विजन कुछ बन जी, नहीं पाता। तो जी, ऐसी चीजें पढ़ने से, ऐसे लोगों के बारे में जानने से हमारा विजन भी क्लियर होता है कि इनफैक्ट हम क्या चाह रहे थे, अच्छा अरे यही चीज है, मैं ऐसा ही चाहता था। और फिर आपने उन लोगों के कांटेक्ट नंबर और उनसे गाइडेंस लेने की जो बात कही है, ये तो बहुत ही एक अनोखी अनूठी बात है जो आमतौर पर नहीं मिलती। किताबें हम पढ़ भी लेते हैं पर जिनके बारे में है हम उनसे संपर्क ही नहीं कर पाते। तो ये आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, फिर मैं इसके लिए आपका साधुवाद करूंगी। और अ, जी एक धन्यवाद। आपके परिचय में मैंने देखा कि आप गद्य और पद्य दोनों में लेखन करती हैं। तो जी। आपके लिए दोनों में से क्या लिखना कठिन है, और क्या चीज आपको लगता है कि बच्चों तक ज्यादा अच्छे से पहुंचती है। मेरे लिए दोनों सहज बन पड़ता है, वो भावना पे निर्भर करता है। कभी कभी बात को जब कम शब्दों में कहना चाहो तो उसको पद्य में कह देते हैं, और अगर उसके विस्तार में जाना चाहो तो गद्य उचित बन जाता है। यहाँ मैं खुद को ही कंट्राडिक्ट करती दिखती हूँ, हम तो बच्चे हैं में, जिसमें मैंने पुरानी बाल कहानियों को कविताओं में परिवर्तित कर दिया है। बच्चों का तो कुछ पता नहीं होता, कभी वो कविता का आनंद लेते हैं, कभी कहानियों का आनंद लेते हैं। सब उनकी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पे निर्भर करता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों ही तरह से समाज को कुछ दे पाऊँ।
गद्य के रूप में अभी हमने चर्चा की, भारत गौरव की, और फिर अध्यापन का इंद्रधनुष आई। ये मैंने पद के रूप में समाज को देने की कोशिश करी है। मेरी कोशिश रहती है कि मेरा लेखन कार्य ऐसा हो जिसको मैं अपने आनंद के लिए ना करूं, मैं समाज को कुछ दे सकूं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ दोनों में संतुलन रखूं और दोनों तरह से मैं लोगों तक पहुंच सकूं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैंने सुना है कि रचना अपना आकार स्वयं लेकर आती है। जी जब जी हमारे मन में कोई विचार आता है तो स्वतः ही वो आकार बन जाता है कि ये कविता बननी है या कहानी बननी है। इस चीज को आपने भी पुष्टि करी है। तो और दूसरी चीज आपने जो कही कि हम संक्षिप्त में अगर कोई बात कहना चाह रहे हैं या किसी बात में शायद लयात्मकता की जरूरत है तो हम पद्य की तरफ चले जाते हैं, और विस्तार जी। से बात करनी है, उसे थोड़ा उसको विवरणात्मक अगर लिखना है तो हम गद्य की तरफ जाते हैं। और बच्चों को तो छोटा कहानी और बच्चा हो, कविता। हाँ, जी। छोटा बच्चा हो अगर, तो जैसे हम तो बच्चे पुस्तक है, हम तो बच्चे हैं, तो मेरे मेरे को लोगों ने बताया कि इस पुस्तक में जो छोटी छोटी कविताएं हैं उनको वो पहेलियों की तरह इस्तेमाल करते हैं और उस पुस्तक को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे लिए, एक लेखक के लिए या एक कवि के लिए जब ऐसा संदेश आता है तो इससे बड़ा सुखद अनुभव नहीं हो सकता। जब आपको पता चलता है कि आपकी पुस्तक शिक्षक प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल की जा रही है और एक बेस्ट सेलर हो गई है, तो जो आनंद और सुखद अनुभूति होती है उसका कोई मूल्य नहीं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और यही अनुभूतियां हमारी प्रेरणा भी बनती है, हमें नवीन लेखन की तरफ भी प्रेरित करती है, और हम और जी अच्छा और बढ़िया लिखने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत बढ़िया बात आपने कही, अधिकतर लोग कहते हैं कि हम स्वांत सुखाए लिखते हैं, लेकिन आपने कहा कि मैं अपने आनंद के लिए नहीं लिखती, मैं समाज को कुछ देना चाहती हूँ, कुछ देने के लिए लिखती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। हर लेखक को ये सोचना चाहिए कि हम जो भी लिख रहे हैं उससे किसी भी दृष्टि से बच्चों तक भी और बड़ों तक भी वो बात पहुंचे, तो वो निश्चित रूप से एक सफल इसकी लेखन होगा। बहुत इसकी अच्छी कीमत बात भी आपने कही। कीमत भी चुकाती हूँ मैं। जब मैंने अपनी ये पुस्तक लिखी, अ, कुशल अध्यापक कैसे बने, मैंने 4 पब्लिशर्स को इसकी पांडुलिपि भेजी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने 4 और को भेजी, फिर मैंने 2 और को भेजी, कुल हो गए 10। 10 में से फिर 4 के जवाब आए कि हम इस तरह की किताबें नहीं छापते। और जिस दिन वो चारों पोस्ट कार्ड, तो मैंने उस समय पोस्ट कार्ड चला करते थे, तो चारों पोस्ट कार्ड मैंने काफी दिन तक तो संभाल के रखे। एक दिन बड़ा लो लगा मुझे, तो मैंने सबसे पहले तो वो पोस्ट कार्ड फाड़ के फेंक दिए। मैंने कहा ये, मेरे को तो एक ही पब्लिशर चाहिए जो ये किताब छाप दे। जी। 10 को लिखा, 4 ने जवाब दिया, तो ऐसा करती हूँ मैं 100 को लिखूंगी। 100 को लिखूंगी तो इस हिसाब से 40 लोग जवाब देंगे। 40 में से एक तो मान जाएगा ना कि मैंने कुछ काम किया है। तो बाय चांस उन दिनों दिल्ली जाना हुआ, तो आर्य बुक डिपो था उस समय, अभी आर्य पब्लिशिंग हाउस है। मैं उनके पास चली गई, बाबूजी बैठा करते थे वहां पे। बाबूजी ने मेरे से पूछा पहली किताब है, मैंने कहा जी हाँ। क्यों लिखी है? और फिर मैंने अपने भाव बताए, उन्होंने मेरे से पांडुलिपि लेके रख ली, और मेरा दिल दो जोर जोर से धड़क रहा था। फिर मैंने 1 महीने बाद उनको फोन किया कि क्या आप इसको छाप रहे हैं? तो उन्होंने कहा आपकी ये पहली किताब है, हम इसको जरूर छापेंगे। थोड़ी हिम्मत बढ़ी, फिर मैंने यहाँ गुजरात में बात करी। मैं चिंतन भाई के पास गई, आर आर शेठ एंड कंपनी है उनकी, काफी पुरानी है और काफी नामी लोग हैं। तो अब तो सोचती हूँ कि मैंने ऐसे कैसे हिम्मत कर ली कि मैं इतने एस्टेब्लिश्ड पब्लिशर के पास मुंह उठा के चली गई। तो चिंतन भाई बोले कि कुमुदबेन, हम तो हिंदी की आ, पुस्तकें नहीं छापते हैं, हम इसका गुजराती में अनुवाद करके इसको छापेंगे। तो थोड़ी सी फिर से घबराहट हुई, ये इसको गुजराती में अनुवाद कर देंगे
और फिर ये मेरे मनोनुकूल नहीं हुआ और जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा लोगों के सामने नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी? फिर मैंने कहा कि अच्छा आप एक काम करना, जब ये अनुवाद हो जाए ना तो आप इसकी जो पांडुलिपि आएगी एक बार मेरे को पढ़ने के लिए दे देना। उस 1 डेढ़ महीने में मैंने लगातार लग के गुजराती सीखी। मैं रोज बैठती और धीरे 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 सीखती, लेकिन इतने में पांडुलिपि आ गई। उसको पढ़ने में, मेरी खुद की किताब को गुजराती में पढ़ने में मुझे 1 महीना लग गया। मैं कहा ओ भाई, पहले तो छापने को तैयार नहीं था, अब बोलेगा लेके गई, 1 महीना घर बैठ गई उसके साथ। लेकिन ठीक है, मैं फिर जब गई उनके पास तो शब्दशः वैसे का वैसा अनुवाद हुआ था जैसा मैं चाह रही थी। और इतना उत्कृष्ट कार्य मैंने नहीं देखा था, एक भी गलती नहीं थी। जो डट के बैठी थी कि मैं गुजराती में गलती पकड़ूंगी, उसको एक भी गलती नहीं मिली। और मैं सधन्यवाद उनको पांडुलिपि दे के आई और माफी मांग के आई कि मैंने इसको पढ़ने में 1 महीना लगा दिया। जी, जी बहुत कुमुद जी, बहुत 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 आपकी लगन तो सराहनीय है ही। और ऐसे ही लेखकों को प्रकाशन संबंधी कई उनसे गुजरना पड़ता है और कई समस्याएं सामने आती है। आपने अपनी बात हमसे शेयर करी तो निश्चित बच्चों को तो ये सिखाएगा कि अगर आप लगे रहें तो सफलता आपको मिलके रहेगी, और बाकी सारे लेखकों के लिए एक मार्गदर्शन का काम होगा कि अगर हम सोच लें, अगर हम ये तय कर लें तो निश्चित हमें सफलता मिलती है और अच्छी चीज को स्थान मिलता ही मिलता है, चाहे देर से मिले। अब मैं विमला दीदी से चाहूंगी कि वो अपनी बात कहें, आपसे जो भी चर्चा हुई इस संबंध में। जी। कुमुद जी की दोनों ही पुस्तकें बहुत लाजवाब पुस्तकें हैं। दोनों ही पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। और जो आपकी विभूतियों को लेकर के, भारत के गौरव को लेकर के जो पुस्तक आई, वो तो बहुत ही अनूठी पुस्तक थी। शिक्षकों की पुस्तक का तो मेरे को इतना कोई खास अनुभव नहीं था कि टीचर्स को आपने किस तरह से गाइड किया और कैसी स्थिति रहती है। वैसा अनुभव शिक्षण का मेरा रहा नहीं। किंतु जब भारत के गौरव आई ना, वो पुस्तक मुझे बहुत पसंद आई कि विभिन्न क्षेत्रों से आपने चुन करके और लोगों को उसमें जोड़ा है, उनकी वेबसाइट्स दी है, उनके फोन नंबर दिए हैं, ताकि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जिस क्षेत्र के भी वो लोग हैं वो उनसे मिले। जिसमें जो अभी आपने एक उदाहरण दिया था, वो भी बहुत अच्छा था। हालांकि ये सारी जो हम बातचीत कर रहे हैं 2 पुस्तकों पर कर रहे हैं, और इसमें हमें एक जो पुस्तक अछूती रह गई हमें, क्योंकि हमारा बाल साहित्य ही केंद्र है, केंद्र बिंदु है, तो हम तो बच्चे हैं, उस पे जी। हमें जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए। ये 2 आपकी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, किंतु हमारा केंद्र बिंदु जो है वो हम बच्चे हैं और बाल साहित्य है। तो आप, जी। हम तो बच्चे हैं, इसके बारे में कोई बातचीत करें तो मजा आए और बातचीत आगे बढ़े। आप जानते हैं कि मैं गुजरात में रहती हूँ और मेरा हिंदी से और अपनी संस्कृति से बहुत लगाव है। मेरी 2 बेटियां हैं। जब मैं उनको बड़ा कर रही थी तो मुझे यहाँ पर हिंदी का साहित्य नहीं मिलता था। ये सब कुछ मैंने उनके लिए किया था, जो आज बच्चों के लिए आपके सामने पुस्तक के रूप में आ गया। बच्चों को स्कूल में प्रतियोगिता में जाना होता था, मुझे कोई कविता नहीं मिलती थी, तो मैं कविता लिख के उनको तैयार करके, जैसे तितली रानी इसमें एक कविता है, वो मैंने बकायदा अपनी बेटी को तितली बना के वो कविता करवा के भेजा था। थोड़ा-सा मुझे खराब भी लगता था क्योंकि उन दिनों ऐसा चलन था, स्कूल में ऐसे ही बच्चे प्रेज़ेंट करते थे, तो मुझे भेजना पड़ा ऐसे ही। तो करते-करते आज मेरी बेटी को एक इंसिडेंट याद आ गई। मेरी बेटी को कंसोलेशन प्राइज़ मिला था, तो मैंने पूछा कि जो कविता फर्स्ट आई है, वो किसकी थी? उन्होंने ये बोला कि आप ये नहीं पूछ रही कौन सी थी, कैसे प्रेजेंट हुई। मैंने कहा नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ किसकी कविता थी। तो उन्होंने कवि का नाम बोला। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गई, तुम्हारी माँ एक प्रसिद्ध कवित्री या लेखिका नहीं है, उसके बावजूद भी तुम कंसोलेशन प्राइज लेकर आए हो, मुझे इस बात की खुशी है।
ये बहुत अच्छा, आपने 4-4 लाइनों के अंदर बहुत छोटी-छोटी उसमें कविताएं लिखी थी, जी, जी, जिसको हम शिशु शिशु गीत कहते हैं, उस श्रेणी के जी, थे। और उसके साथ जो आपने चित्र दिए थे, वो चित्र बहुत अच्छे थे, रंगीन चित्र थे, बहुत सुंदर चित्र थे। उसकी छपाई, किताब की साइज, सब कुछ इतना आकर्षक था और इतनी हल्की-फुल्की किताब थी। और इससे भी खुशी की बात थी, वो हमारे जयपुर में छपी थी। राजस्थान में वो जी, पुस्तक छपी थी, तो राजस्थान में भी इतना अच्छा उत्कृष्ट प्रकाशन होता है, इस बात की खुशी भी थी साथ में। और उसके रंगीन चित्र जो थे, ऐसे था जैसे कोई चित्रों को एम्बॉस कर रखा हो। जी, पब्लिशर ने पता नहीं कौन से टेक्निक को काम में लिया, तो उसमें एम्बॉस का इम्प्रेशन आ रहा था, फिर शब्द मोती की तरह झलक रहे थे। तो वो पुस्तक मतलब एक बार तो आपकी स्मृति से निकलेगी नहीं, बार-बार आपको वो हर्ष आएगी और हम देखेंगे। तो उस पुस्तक के अब अगर तो आप मैं ये कुछ कह सकती हूँ, आज की स्थिति में तो ये मैं कह सकती हूँ कि मेरे पब्लिशर्स मेरा बहुत साथ देते हैं। शुरू में तो जुड़े नहीं थे, अब जुड़े हैं तो पूरा साथ देते हैं। इस पुस्तक में जिस तरह की कविताएं हैं, मेरे को उससे संबंधित ही चित्र चाहिए थे, ऐसा मैंने सोचा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने सारे चित्र इकट्ठे करके उनको दिए, पूरा एक पीडीएफ बना के मैंने उनको भेजा। उनके यहाँ जो सिस्टम था उसमें सेट नहीं हुआ, और जब उनके यहाँ से किताब मेरे पास वापस आई, उन्होंने लिखा प्रिंट रेडी। मैंने उसको घर पे प्रिंट करके देखा तो चित्र ठीक से नहीं आ रहे थे। उसके बाद हमें सिर्फ 2 महीने लगे उस बुक को प्रिंट रेडी से प्रिंट रेडी करने में। हमने एक एक चित्र पे ध्यान दिया, कविता से वो मिले। जैसे उल्लू की कविता है, बाल लगते कन गुच्छे से, उसमें मेरे को उल्लू का ऐसा चित्र चाहिए था जिसके यहाँ पे बालों के गुच्छे कान जैसे लग रहे हो। उसने कोई भी उल्लू लेके चिपका दिया। तो ऐसे हमारे डिस्कशन बहुत हुए कि आप पंक्तियों से संबंधित चित्र डालें, और उसमें हमने सिर्फ सिर्फ 2 महीने सिर्फ चित्रों में लगाए। कुछ मैंने खींच के उसको बालक भेजे। बालक पढ़ने से पहले चित्र को बहुत देर तक देखता है, टकटकी बांध करके देखता है, और जी, पढ़ने के बनिस्बत चित्र को देखना ज्यादा पसंद करता है। और फिर उसके बाद पढ़ता है और फिर से वापस चित्र को देखता है, तो वो चित्र जी, चित्र को ज्यादा फोकस करता है। तो वो चित्र जो है वो बहुत बोलते हुए चित्र होने चाहिए और एकदम सटीक होने चाहिए। इस बात को आपने बहुत गंभीरता से उस पुस्तक में लिया है। मैं और चौदह चूंकि अब पंद्रह साल बच्चों में ही रही हूँ और टीचरों के साथ ही रही हूँ, तो उसका शायद मुझे सब पूरा फायदा मिला है इन पुस्तकों को लिखने में। एक गुजरात जो क्षेत्र है, जिसको हम मतलब हिंदी की दृष्टि से, वहाँ हिंदी नहीं चलती बल्कि गुजराती भाषा ज्यादा चलती है, और गुजराती अखबार आते हैं, सारी बातचीत का जो काम है वहाँ पे गुजराती में ही होता है। तो हिंदी को वो प्रमोशन नहीं होते। उस क्षेत्र में रहकर आपने हिंदी के प्रति इतना काम किया, ये भी एक खुशी की बात थी। तो आइए, अब हम सब बेताब हैं आपकी कहानी को सुनने के लिए। जो उस कहानी में ऐसी क्या विशेषता है, जो वह इंद्रधनुष कहानी माला के चौथे भाग का मतलब अंग बन गई, और वो चौथे भाग में आ रही है, आने वाली है। तो उस एक किसी कहानी को, आपकी शायद उसमें 3 कहानियां आ रही हैं, तो जी, एक कहानी आप अगर यहाँ कहेंगे तो, और वाचन करेंगे उस कहानी का, तो सबको बहुत आनंद आएगा। जी, समय मैं आ गया आपको है जिसके लिए जी, हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और ये कार्यक्रम बना है। कुमुद आंटी, मैं बिट्टू इतनी देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ, जल्दी से आप कहानी सुना दो ना। मैं तो कहानी सुनने के लिए ही तो आता हूँ यहाँ पे। जल्दी कहानी सुनाओ ना कुमुद आंटी। अच्छा बेटू, तुमको मैं मुन्नी और गाय की कहानी सुनाऊंगी। गाय अच्छा, पसंद गाय है की तुम्हें? कहानी। गाय की कहानी सुनाएंगी आप? मैं भी है ना आपको गाय की एक कविता सुनाऊंगा बाद में आपकी कहानी सुनने के बाद। तुमको गाय पसंद है क्या? हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे नानी के घर पे बहुत सारी गायें हैं। अरे वाह, फिर तो आपको और मुझे बहुत मजा आएगा।
चलिए शुरू हाँ, जल्दी करते जल्दी हैं। सुनाइए, जल्दी सुनाइए कहानी। मुन्नी जी की कुमुद जी। गाय। जी। ऐसा समझ लीजिए मुन्नी मैं हूं और ये मेरी गाय है। मुन्नी के पास बिल्कुल सफेद रंग की एक गाय थी। गाय बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका नाम था भूरी। मुन्नी और उस भूरी में बहुत लगाव था। गाय और मुन्नी दोनों साथ साथ ही घर में आए थे, साथ साथ ही घर में रहते थे, साथ साथ समय बिताते थे। ऐसा कैसे? दरअसल बात यह है कि जब मुन्नी का जन्म हुआ तो दादाजी मुन्नी के लिए गाय को घर में ले आए थे। अब गाय का नाम भूरी कैसे पड़ गया? गाय तो सफेद थी। असल में गाय की आंखें भूरी थी और बहुत चमकीली थी। उनकी उसकी उन आंखों के कारण सब लोग मुन्नी की गाय को भूरी कहकर बुलाने लगे। मुन्नी का ज्यादातर समय दादा दादी और भूरी के साथ ही बीतता था। मुन्नी ने हमेशा अपनी रसोई में गाय के दूध की और गाय के ही गोबर के उपले की खुशबू को महसूस किया था। दादी जब भी दूध दोती तो उस बाल्टी से झाग वाला दूध लेकर पीने का मजा ही कुछ अलग था। मुन्नी गिलास भर के ले लेती और उस दूध को मजे से पीती थी। जब भी मुन्नी को भूख लगती, भूरी का दूध उसके लिए उपलब्ध रहता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मुन्नी बड़ी होने लगी। अब दादाजी के साथ मुन्नी गाय को पानी पिलाती, उसको घास डालती, उसको खली डालती और कुट्टी काटने के लिए मुन्नी पूरा चारा इकट्ठा करके दादाजी के पास रख दिया करती। दादाजी को ये छोटे छोटे कामों से बहुत मदद मिल जाती थी। गाय की पूंछ से मुन्नी जब खेलती तो दादी अक्सर डांट लगाती, मुन्नी हटो पीछे से, गाय ने पैर मारा तो बहुत जोर से चोट लगेगी। लेकिन ये सब बातें मुन्नी की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी, मुन्नी सुनती ही नहीं थी। शाम को थोड़ी देर भूरी के साथ बैठना और उससे बातें करना मुन्नी को बहुत अच्छा लगता था। दादी कभी कभी पूछती, मुन्नी तुम भूरी से क्या बातें कर रही हो? लेकिन मुन्नी को लगता दादी को कुछ समझ ही नहीं आएगा, ये हर वक्त वैसे ही डांट देती है, तो वो बिना बताए वहां से सरक लेती थी। धीरे धीरे मुन्नी और बड़ी हो गई। उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। भूरी भी अब बूढ़ी हो रही थी और दादाजी को भी उसका काम करने में परेशानी होती थी। एक दिन जब मुन्नी स्कूल से आई तो गाय खूंटे पे नहीं थी। मुन्नी बहुत थकी हुई थी। उसने खाना खाया और सो गई। जब उसकी आंख खुली तो गाय दरवाजे पर खड़ी थी। दादाजी का चेहरा उतरा हुआ था। दादाजी ने उसको खूंटे से बांधा और दादी से पूछने लगे, ऐसा क्या हुआ होगा? यह वापस कैसे आ गई? खूंटा तोड़ाकर आई लगती है, इसको फिर से भेजना पड़ेगा। मुन्नी को कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन रविवार था। मुन्नी स्कूल नहीं गई। उसने देखा कि भूरी को लेने एक आदमी आया है। उसको बड़ों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। दादाजी भी उसको कुछ बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी कि मुन्नी को कुछ बताया जाए गाय के बारे में।
मुन्नी को बहुत परेशानी हो रही थी। भूरी लगातार टकटकी लगाए मुन्नी को देख रही थी। मुन्नी जाकर भूरी के पास बैठ गई और उसको सहलाने लगी। दादाजी सब देख रहे थे। उन्होंने जाने क्या सोचा और उस गांव वाले आदमी को बोला कि तुम जाओ, इसको मैं छोड़ जाऊंगा। अगले दिन मुन्नी स्कूल जाने के लिए तैयार हुई और थोड़े भारी मन से स्कूल चली गई। उसको सब कुछ समझ ना आते हुए भी कुछ कुछ समझ आ रहा था। मुन्नी के जाने के बाद दादाजी भूरी को लेकर गांव के लिए निकले और छोड़कर आ गए। इसके बाद 2 दिन तक खूंटा खाली रहा। मुन्नी को भूरी दिखी नहीं। अब उसने थक हार कर दादाजी से पूछा, दादू, भूरी कहाँ है? दादाजी बोले, मैं भूरी को गांव में छोड़ आया हूँ। वह गांव वाला ही उसकी देखभाल करेगा। अब मुझसे इतना काम नहीं होता। शायद ये शब्द मुन्नी ने सुने ही ना थे। उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और बिना खाना खाए रोते रोते सो गई। शाम हो गई। दरवाजे पर आकर गाय रंभाने लगी। मुन्नी की एकदम नींद खुली और गाय सामने थी। गांव तो 15 किलोमीटर दूर था। मुन्नी वहां पहुंच नहीं सकती थी तो क्या, गाय तो आ सकती थी ना। गाय ने फिर से खूंटा तोड़ा और आ गई अपनी मुन्नी से मिलने। इस तरह मुन्नी की गाय मुन्नी के पास रह गई। धन्यवाद। टी इतनी अच्छी कहानी मुन्नी की गाय। पर आंटी, ये गाय को रास्ता कौन बताता है? गाय कैसे अपने घर आ गई वापस? अब ये तो गाय को लगाव रहा होगा। जब दादाजी उसको लेकर जा रहे होंगे तो वो देखती गई होगी रास्ता। हाँ, है ना। मेरी नानी कहती थी कि जानवर भी बहुत समझदार होते हैं और एक बार जो रास्ता देख लेते हैं ना, फिर उस पे वापस आ जाते हैं। और पता है, हमारे यहाँ एक गाय है ना, उसका नाम गंगा है, गंगा। मैंने पूछा, उसका नाम गंगा क्यों है? आपने बताया ना, भूरी की आंखें भूरी थी इसलिए भूरी रखी। तो पता है, मैंने पूछा तो मेरी नानी कहती है, इसका दूध गंगा जैसा होता है, पवित्र, इसलिए इसका नाम गंगा रखा है। आंटी, गाय का दूध पीने से बहुत ताकत आती है ना? हाँ, गाय का दूध पीने से बहुत ताकत आती है। हाँ। हमारे और है ना, शास्त्रों में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। है। हाँ, सब कहते हैं ना, गाय को रोटी खिलानी चाहिए, गाय के दर्शन करने चाहिए। तो आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। और अब ना, मैं मेरी गंगा से बहुत प्यार करूंगा। जब भी नानी के घर जाऊंगा ना, मैं उसे बहुत प्यार करूंगा। और पता है आंटी, मेरे घर बहुत सारी मैगजीन आती है। उसमें बहुत सारे अंकल आंटियों की कविताएं होती है। तो पता है आपको, वो शेरजंग अंकल है ना, शेरजंग अंकल, शेरजंग गर्ग अंकल, उनकी है ना जी, एक कविता गाय की, मुझे है ना बहुत अच्छी लगती है। पता है उन्होंने मुझे भी कैसी गाय सुनाओ की, ना। हाँ, कैसी मुझे गाय भी की सुनाओ। कविता लिखी? कितनी जी, भोली, कितनी प्यारी, सब पशुओं से न्यारी गाय। कितनी भोली, कितनी प्यारी, सब पशुओं से न्यारी गाय। सारा दूध हमें दे देती, आओ इसे पिला दे चाय। गाय को चाय पिला दी, गाय को चाय पिला दी। बहुत प्यारी बहुत। कविता है। जी, जी, वाक़ई वाक़ई गर्ग साहब की तो सारी रचनाएँ बहुत अच्छी हैं। और बहुत बढ़िया आपने कहानी कही। और गाय से बच्चों का लगाव, वैसे तो बच्चे सभी चीज़ों से लगाव रखते हैं, वो तो निर्जीव वस्तुओं से भी रखते हैं। तो जो जी, गाय उसका पोषण कर रही है, जिसके साथ वो खेली है, जिसके साथ बड़ी हुई है, निश्चित रूप से उससे उसका लगाव होना ही था। और आपने इस कहानी के माध्यम से न केवल बाल मन की बात कही, बल्कि एक गाय की महत्ता भी आपने बच्चों तक पहुंचाई। और अब मैं आदरणीय विमला दीदी से कहूंगी कि वे आए और इस कहानी पर अपनी बात कहें। एक सार्थक और
बाल उपयोगी कहानी आपने सुनाई। बच्चों को शुरू से गाय के प्रति एक आकर्षण रहता है। गाय और कुत्ते दो उनके पसंदीदा, दोनों ही पालतू होते हैं और दो उनके पसंदीदा जीव होते हैं। जी। और गाय भी क्या है कि चाहे बड़ों को वो मारती हो, किंतु बच्चों के साथ वो इस तरह से नहीं करती है और बहुत लगाव रखती है। गाय का दूध बच्चे पीते हैं, इसलिए भी उससे जुड़े रहते हैं और उसके क्रियाकलापों को भी वो बहुत ध्यान से देखते हैं। तो और चूंकि बच्चे तो सभी के प्यारे होते हैं, तो बछड़ा जो होता है वो बहुत प्यारा लगता है, तो बच्चे उसके साथ बहुत अच्छे से खेलते भी हैं। धीरे धीरे महानगरों से, नगरों से ये परिदृश्य गुम होने लगे और बच्चे जो है थैली बंद, डिब्बे बंद दूध को देखने लगे घर के अंदर, और कैसे गाय चरने जाती है, क्या खाती है गाय, और ये सारे परिदृश्य जो है वो गुम होते जा रहे हैं। अब पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है और घर में जो दूध है वो पैकिंग का दूध मिलता है। तो कहाँ तो मन में आपके ये भाव जरूर रहा होगा कि हम बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ें और गाय जी। हमारे लिए कितनी उपयोगी है। तो इस संदेश का संप्रेषण करने में ये कहानी पूरी तरह से सफल है और खरी उतरती है। जैसा कि जी, शील कौशिक धन्यवाद। लिख रही है इस कहानी को लेके कि भावनात्मक बढ़िया कहानी है। तो मनुष्य और इंसानों के बीच एक भावनात्मक संबंध होता है। और आपको इसी बात पर मुझे याद आई कि मैंने भी एक कहानी लिखी थी, गोमती का दर्द। तो जैसे बिट्टू ने बताया कि गाय का नाम गंगा है और हम लोग गाय का नाम रखते हैं, तो जी। उसमें भी गोमती होती है गाय, और उसकी क्या पीड़ा है उसका कहानी में मैंने लिखी है। तो करीब करीब हम सब ने, आपने भी कविता सुनाई, आपने कहानी लिखी, मैंने कहानी लिखी, और शील जी भी कह रही हैं कि मैंने भी लिखी है गाय पर कहानी, नन्नू की अम्मा। धन्यवाद। तो कई कई रचनाकारों ने अपने बचपन में गायों को देखा है नजदीक से, और उनके जो प्यार है, उनके साथ जो जुड़ाव है, उसको महसूस किया है। और वो जो अभी नई पीढ़ी उससे मतलब गुमराह है, उससे नहीं जानती, अनभिज्ञ है, तो उसको एक बताने की कोशिश की है कि गाय के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। और आज अगर हम गाय की पालन करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो हमें उसका पौष्टिक दूध और मिलेगा पीने के लिए। इस दृष्टि से ये कहानी तो बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। सुंदर चित्रों के साथ इस कहानी को सजाया जाए तो जरूर से बच्चे हमारे इस कहानी को पढ़ेंगे। और आपको ये तो ध्यान है ही है कि जब हिंदी का पाठ्यक्रम लागू होता है और परीक्षा होती है, तो परीक्षा में एक गाय पर लेख जरूर आता है। जी। इस कहानी को पढ़ने के बाद गाय का लेख तो बच्चे आराम से लिख देंगे, उनको कहानी याद रह जाएगी और वो गाय का लेख बहुत आराम से लिख देंगे कि गाय किस तरह से रंभाती है, गाय चारा खाती है, गाय को बूढ़ी हो जाने पर खेत पर गांव में भेज दिया जाता है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है कि उसकी आंखें भूरी होती हैं, उसके पूंछ होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे बीच में संगीता सेठी भी हैं, और वह अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप लिख रही हैं कि बहुत सुंदर कहानी, बच्चों को कहानी के माध्यम से पशु प्रेम दिखाने का प्रयास किया है। गाय का मुन्नी के प्रति प्रेम ही था जो वो लौटाई। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं संगीता जी कि जो मुन्नी का लगाव था, तभी वो वहां का खूंटा तुड़वा करके और इतना किलोमीटर दूर की यात्रा करके फिर से चली आई। और घर की गाय रोटी खाने लगती है, वो रोज उस दहलीज पे आती है रोटी पाने के लिए। तो गाय मनुष्यों से इतना लगाव रखती है, ये भावनात्मक चीजें हैं। और साहित्य इन्हीं संवेदनाओं को जगाने का काम करता है। और जी। जिस पक्ष पे मैं बात नहीं कर पाई, हमारे हुंदराज जी बलवानी जो कि अहमदाबाद निवासी हैं, कुमुद अच्छा। जी के शहर से ही है। और जी। हाँ, आपको शायद मालूम नहीं होगा, हुंदराज जी मैंने बलवानी इनको हिंदी पढ़ा है, और और इंद्रधनुष में ही सिंधी, पढ़ा मैंने। हिंदी और सिंधी में समान अधिकार से अच्छा। लिख रहे हैं। जी। और वर्षों से लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से 30 40 या 50 सालों से वो बाल साहित्य लिख रहे हैं। और काफी हमारे बुजुर्ग हैं,
और वो इस पक्ष की ओर ध्यान दे रहे हैं कि कहानी का जो प्रस्तुतिकरण था वो बहुत ही बढ़िया था। तो हमारे जो सीनियर राइटर ने आपको अगर पास ऑन कर दिया जी, तो बहुत ये बहुत तो धन्यवाद। ये तो ताली बजाने वाली बात है कि इस पर ताली बजनी चाहिए कि बिट्टू हमारा ताली बजाए इस बात पर कि कहानी को बहुत अच्छी ढंग से अरे आपने बिट्टू ने उसी तो कुछ कहा ही नहीं। इमोशनल से उसी इमोशनल बोला तो तरीके से था बिट्टू ना को आंटी, बोला था ना आपने, इतनी अच्छे से सुनाई कहानी। आपकी कहानी से तो अच्छा मैंने मेरी गंगा की कहानी आपको सुनाई, इतनी अच्छी लगी तभी तो। अच्छा, अच्छी लगी ये नहीं बोला, अच्छे से सुना ये बोला था। अच्छा छोरी छोरी में आप बोलता हूँ ना, बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत अच्छी आपने सुनाई। रोज जितने भी थैंक यू अंकल आंटी बिट्टू। आते हैं ना, एक बहुत हम अच्छी आपको अच्छी एक मिनट चॉकलेट कहानियां देंगे। सुनाते हैं। एक मिनट विमला नागला इसका फैसला कर रही है। वो कि एक शिक्षिका है और रोज बच्चों के बीच रहती हैं और वो इसी तरह से बिट्टू और मुन्नी को भी देखती हैं। तो उन्होंने अपना फैसला दे दिया है कि कहानी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। हमारे धन्यवाद बीच विमला जी। विमला नागला अजमेर केकड़ी से हैं और खुद बहुत अच्छी बाल साहित्यकार हैं। हमारे कार्यक्रम से हमेशा जुड़ती हैं। और प्रभा पारिक जो है वो भी गुजरात से है, अभी भरूच में है और खुद बाल साहित्यकार है और उनकी कहानियां भी बहुत अच्छी हैं। और उनकी भी अभी एक साथ 4 पुस्तकें आई हैं। तो प्रभा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और वो आपकी प्रस्तुति को बहुत सराहना कर रही हैं, रेखा जी की प्रस्तुति को जो बिट्टू बन के बहुत प्रस्तुति बहुत करती है। धन्यवाद। तो हमारे यहाँ उस बालक की कमी को भी आप अपने संचालन में पूरा करती हैं। अनिल जी जायसवाल जो पायस पत्रिका के वर्तमान में संपादक हैं, उन्होंने भी हम मतलब आपको सभी को नमस्कार लिखा है। हमारे साथ जुड़ी हैं मलिका मुखर्जी और वह जो कह रही हैं कि वह लेखक को सचमुच किताब के प्रकाशन में भी उतना ही इंटरेस्ट लेना चाहिए। आपकी जो पीड़ा थी किताब की कि किस तरह से उसको प्रकाशित कराई, हर लेखक ने, नवोदित लेखक ने उस पीड़ा को करीब करीब भोगा है, इसलिए हर एक उस पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता है। प्रकाश जी तातेड़ लिख रहे हैं उस इंद्रधनुष के लिए जिसकी चर्चा मैंने कर चुकी हूँ कि जी ये जो कहानी का सिलेक्शन हुआ है वो एक संकलन में आ रहा है का इंद्रधनुष कहानी माला के चौथे भाग में ये आने वाला है। और इसके साथ भी हम ये घोषणा करने वाले हैं कि अगले सोमवार कहानी पार्क की सैर नहीं करके हम इंद्रधनुष कहानी माला के पहले भाग का लोकार्पण करने जा रहे हैं। जी तो उस दिन कहानी पार्क की सैर नहीं आकर के सलीला संस्था द्वारा जो कार्य किया जाता है लोकार्पण का, और आज कार्यक्रम की शुरुआत में रेखा जी ने बहुत विस्तार से बताया था कि बच्चों को जोड़ करके हम कैसे काम करते हैं। तो वो एक लोकार्पण को लेकर के भी हम कैसे काम करते हैं, तो उस दिन इन बातों की चर्चा रहेगी। और गौरव वाजपेयी जो बहुत अच्छे बाल साहित्यकार हैं, उत्तर प्रदेश के धन्यवाद निवासी गौरव हैं, जी। हम्म, हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं और उन्होंने भी अपना इसमें हमारा अमूल्य समय दिया है कार्यक्रम से जुड़ करके। सुमन वाजपेयी हमारे साथ जुड़ी हैं जो खुद एक अच्छी संपादक भी हैं और बाल साहित्यकार भी हैं, अनुवादक भी हैं। कई 2 भाषाओं में वो लिखती हैं, हिंदी और अंग्रेजी में, और अनुवाद का कार्य भी लंबे समय से कर रही हैं। सुधा जुगरान जी हमारे बीच जुड़ी हैं, उन्होंने भी सभी को अभिवादन लिखा है। देवदत्त शर्मा जो अजमेर से हैं, उन्होंने भी बाल इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद कि वो फिर बाल से साहित्य का सलीला गौरव है सलीला सलूम पर। मैं सहमत हूँ जी। जी, वो तो श्रेय भी सलीला को दे रहे हैं कि मेरे उनका बाल साहित्य लेखन सलीला संस्था से जुड़ के ही प्रारंभ हुआ। मेरा भी अभी जो हो रहा है कहानी लेखन वो सलीला से ही हुआ है। जी बहुत स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि बाल कहानी लेखन मेरा मंच जो मुझे मिला वो साहित्य कार्यशाला में ही मिला।
देखिए, कुछ विलम्ब से ही कुसुम अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने बिट्टू को देखा है बोलते हुए, तो बिट्टू की सराहना कर रही हैं। कहानी शायद उन्होंने सुनी नहीं होगी, इसलिए वो कहानी पे कुछ लिख नहीं रही हैं। तो हमारी ये कार्यक्रम चलता रहे और किसी को अगर कोई कहानी को लेकर के कोई बात करनी है, पूछना है, तो अभी थोड़ा-सा हमारे पास समय है। तो हम उस प्रश्न को भी यहाँ सामने लाएँगे और चर्चा करेंगे कि किस तरह की कोई बात अगर सामने आती है तो आप अपनी कोई बात पूछ सकते हैं या कुमुद जी से या रेखा जी से या मुझसे कोई भी तरह की आप सवालात अभी कर सकते हैं, हमारे पास समय है। तो मैं कहती हूँ कि अब रेखा जी अपनी बात शुरू करें, जैसे ही कोई प्रश्न आएगा तो हम उस पे चर्चा करेंगे। तो आप अगर कोई बात प्रश्न और रह गया हो तो कुमुद जी से पूछ सकती हैं। जी, कहानी कैसी है ये तो विस्तार से विमला दीदी ने बताया ही है और वाकई कहानी सराहनीय है। और जितना जरूरी बच्चों के लिए आज वर्तमान की चीजों पर चर्चा करना है, उतना ही जरूरी हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति की बातें भी बच्चों के सामने लाना जरूरी है। और जैसा आज का शहरी वातावरण है, इसमें हमारी ग्रामीण चीजें और हमारी परंपरागत चीजें छूटती जा रही है, एकल परिवार हो गए हैं, तो हम दादा दादी का जिक्र करके भी बच्चों के मन में एक दादा दादी के प्रति सम्मान का भाव ही उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कहानी में आई है। और इसके साथ साथ ही अन्य चीजों पर भी अगर कहानियां लिखी जाए, दूसरे लेखक भी इसमें आगे आए। गाय के साथ साथ बैल भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारा देश चूंकि कृषि प्रधान देश है, तो गाय जितनी उपयोगी है उतना ही बैल उपयोगी है। प्लस गाय के दूध के अलावा भी गाय से जो चीजें प्राप्त होती, पंचगव्य की हम बात करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो आगामी कहानियों में अगर इन सब का जिक्र भी किया जाए, इन सबको भी सम्मिलित किया जाए, तो एक बहुत अच्छा दस्तावेज बन सकता है। और कोई कभी विमला दीदी को तो खैर कभी ऐसा वो वैराग्य ही आता है और ये कुछ ऐसा ही अनूठा कर बैठती हैं, तो कभी दीदी सोचे और गाय पर तमाम जितनी रचनाएं लिखी गई है उनको संकलित करके और ये एक संग्रह भी निकाल दे, या गाय या इस तरह की और चीजें, हमारी परंपरागत चीजें। तो निश्चित रूप से आपका प्रयास सराहनीय है। भाषा आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। और प्रस्तुति में आपने जो मुन्नी के भाव बताए ना, वो तो वाकई मन को गदगद कर देने वाले थे कि मुन्नी एक गाय को लेकर क्या सोचती है और मुन्नी के मन में क्या चलता है। तो ये सारी चीजें दीदी ने भी आपने विस्तार से बताई दी है। कमेंट भी आ रहे हैं, लोग लिख ही रहे हैं कहानी के लिए। तो आपके ये पास अगर समय होगा तो मैं एक कविता सुनाऊंगी। जी, मैं हाँ, जस्ट यही कहना चाह रही थी कि मैं विमला दीदी की आज्ञा लूं और आपसे कहूं कि आपने जो वो छोटी-छोटी कविताएं हम बच्चे हैं में लिखी है, और उसकी इतनी तारीफें मैंने सुन ली कि मेरा मन तो उस किताब को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक है। तो पढ़ूंगी तो सही मैं आपकी किताब मंगा के, लेकिन तब तक आप उसमें से भी कुछ रचनाएं सुनाएं। अभी हमारे पास 4-5 मिनट और हैं, तो आप अपनी जो कविता सुनाना चाह रही वह भी सुना दें और 1-2 कविताएं उसमें से भी सुनाएं। जी, स्वागत। अच्छा, पहले मैं आपको इसी में से सुनाती हूँ। हम तो बच्चे जी, हैं। हाँ, स्वागत है। इसकी कविता एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट है मुंबई के, उनको एक कविता इसमें से बहुत पसंद है। वो है बिल्ली। और उन्होंने इस कविता को अपने हिसाब से बोला है, जो शायद मैं कविता सुनाऊं तो आप भी समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कविता का शीर्षक है बिल्ली। बिल्ली कहती म्याऊ म्याऊ, अपनी व्यथा किसे सुनाऊं। चूहे हज को चले गए हैं, बिल तो सारे खाली हुए हैं। क्या मैं भूखी ही सो जाऊं, पेट की भूख कहाँ मिटाऊं। चूहों को मैं कैसे पाऊं, बिल्ली कहती म्याऊ म्याऊ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनका ये कहना था कि समाज पर एक कटाक्ष किया गया है कि चूहे सारे हज को चले गए हैं। ये एक मुहावरा भी है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, इसको पलट के आपने दिखा चूहों दिया को भेज गया। दिया। अच्छा, एक दूसरी कविता है मेरी, वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए है, जिसको मैं अक्सर अपने कार्यक्रमों में सुनाती हूँ। ये एक मोटिवेशनल पोयम की तरह देखी जाती है।
कल चल देना। कल एक नई सुबह होगी, दिन यूं ही न ढल जाने देना। हार के गम को दफना कर नई उमंग से चल देना। अच्छी सोच व सच्ची लगन पथ प्रकाशित कर देगी। गर्व से तुम सिर उठाकर नई उमंग संग बह लेना। नई उमंग संग बह लेना। सत्य वचन पक्के इरादे सफलता का पथ दिखलाएंगे। अंगद जैसे पांव जमा कर नई उमंग से बढ़ लेना। नई उमंग से बढ़ लेना। आज को तुम तो मत कोसो, आज कुछ फल नहीं देगा। भूल बिसर बीते पलों को नई उमंग से जी लेना। नई उमंग से जी लेना। आज यूं ही ढल जाएगा, इसको भुला बिसरा देना। कल एक नई सुबह होगी, दिन यूं ही न ढल जाने देना। कल एक नई सुबह होगी, दिन यूं ही न ढल जाने देना। हार के गम को दफना कर नई उमंग से चल देना। हार के गम को दफना कर नई उमंग से चल देना। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरक गीत है और वाकई उमंगों से भर देने वाली कविता आपने कही। और निश्चित ही दीदी के मन में चल रहा होगा, कहानी के बाद शायद कविताओं वाला कार्यक्रम ही करेंगी वो, तो और कविताएं लोगों की सुनने को मिलेंगी। कविताओं में चूंकि आप मुझे नए नए तरीके और नए नए विषय सुझा रही हैं कि इस तरह से किया जाए। हमारी संगीता सेठी कह रही हैं कि बहुत सुंदर गीत था, और मैं भी यही कहूंगी कि वाकई में बहुत मोटिवेशनल और बहुत अच्छा गीत था। इस बीच हमारे बीच में तरुण दादीच जुड़े हैं, और जो कि उदयपुर से हैं। हमारे बीच जुड़े हैं चांद मोहम्मद जी घोसी, और वो भी कार्यक्रम को निरंतर देख रहे सुन रहे हैं, और उन्हें भी कुमुद जी की रचनाएं पसंद आई हैं। सावित्री चौधरी जो जयपुर से हैं, खुद बहुत अच्छी बाल साहित्यकार हैं, राजस्थानी हिंदी में लिखती हैं, और वो भी बराबर कार्य देख रही हैं, और उनको भी कहानी पार्क की सैर बहुत मनोरंजक कार्यक्रम लगा है। आप सभी के सम्मिलित हुए तो मुझे लगा कि एक हमने छोटी सी गोष्ठी कर ली, और एक हमारा जो प्रयास है और जो समय हमने इस पे दिया है वो सार्थक हुआ है। और नहीं, आप बहुत मेहनत करती हैं। मेरा मोटिवेशन तो आजकल आप हैं। ये तो अच्छी बात है। विमला नागला भी कह रही हैं इसी बात का समर्थन करती हुई, आप ही की बात का समर्थन करती हुई, कि मेरा भी बाल साहित्य की शुरुआत सलीला संस्था की प्रतियोगिता से ही हुई है। और आज सीमा जैन का भी मेरे पास फोन आया था कि आपने क्या कोई वापस विज्ञप्ति निकाली या नहीं निकाली, नई विज्ञप्ति सलीला संस्था की कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है। तो अभी प्रतियोगिता तो हम आगामी समय में बाल साहित्य में जीवनी विधा को लेकर के करेंगे। जीवनी विधा को लेकर के काम करने का इरादा रख रही हूँ मैं, पर पहले मैं चाहती हूँ कि आत्मकथा लेखन वाली जो पुस्तक है वह आ जाए, तो मैं इस कार्यक्रम को
करूंगी, आगे इसके विज्ञप्ति फिर निकाल लूंगी, आ जाएगी 1-2 महीना में वो पुस्तक भी प्रकाशित होकर के आ जाएगी। उसके बाद हम बाल साहित्य में जीवनी विधा को लेंगे। हमने बाल साहित्य में आत्मकथा विधा ले ली है, पत्र लेखन ले लिया है, बाल एकांकी ले लिया है, कहानी को ले लिया है और यात्रा वृत्त को ले लिया है। तो जीवनी विधा बाकी है। तो कम से कम अपनी 10 कड़ियां जो मैं करना चाहती हूँ इस विधा की, उसको हम पूरी करें। और कहानी पार्क की सैर एक नया आइडिया था और जिसको बखूबी चला रही है रेखा जी, और आप बहुत जैसे अच्छा चला रही है। हाँ, नए नए रचनाकार हर बार आते हैं, हर बार उनसे साक्षात्कार होता है और बहुत सारी नई बातें सामने आती हैं। कहानी जो है, जैसा कि हमने कहा है कि इसका वाचन करना है, वो पेपर को लेकर के किसी ने नहीं पढ़ा है और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कहानी को प्रस्तुत किया है। हो सकता है आने वाले समय में इन्हीं में से कुछ निकल के और आए और एक वर्तमान समय का जो लेखा जोखा है बाल साहित्य का, वो तैयार हो जाए, ऐसा इरादा तो नहीं, मैं रखती हूँ। आप लोग देखिए, बहुत मेहनत करते हैं, मैं देखती रहती हूँ। और रेखा जी के तो मैं सारे कार्यक्रम देख रही हूँ, उसी समय नहीं जुड़ पाऊँ तो मैं इनको बाद में देखती हूँ। जी जी, ये मेरा सौभाग्य है बहुत कि आप सब लोग बहुत पसंद सुंदर कर रहे हैं। एक प्रस्तुति एक होती छोटी है। सी कोशिश है दीदी के, इतने बड़े उसमें कहीं मेरा गिलहरी प्रयास है थोड़ा सा। और बाकी तो जो कहानीकार आते हैं और वो अपनी कहानी सुनाते हैं, उससे ही क्षमा बनता है, उससे ही ये कार्यक्रम वो होता है। और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, इतने बड़े बड़े नाम, जो देश के ख्यातनाम बाल साहित्यकार हैं, वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित है हमारा उत्साह भी दुगना होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों की उपस्थिति और आप लोगों की प्रतिक्रिया हमारी ऊर्जा भी है और हमारा आईना भी। मैं हमेशा आप लोगों से सुझाव भी मांगती हूँ कि जो भी कार्यक्रम में कमी लगे, चाहे मेरी तरफ से हो, चाहे और किसी क्षेत्र में कोई भी चीज रही हो, तो आप निश्चित रूप से सुझाव दें, हम सुधार करेंगे और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करने का हमेशा हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि ये कार्यक्रम आज होके खत्म नहीं हो जाना है। मतलब इस कोरोना के जितने नुकसान हुए हैं, उतने ही फायदे भी हुए हैं। पहले जमीनी स्तर पर कार्यक्रम होता था, रिकॉर्डिंग या तो होती नहीं थी, होती थी तो वो सुनी नहीं जाती, मतलब कहीं चली जाती थी, दड़बा दाखिल बक्से में पैक हो जाती थी। लेकिन ये कार्यक्रम हमेशा जीवंत रहेंगे और भविष्य में ये बाल साहित्य की थाती बनेंगे। ऐसी सोच के साथ हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का, जो भी उपस्थित है इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सुंदर कहानी लेकर आने के लिए कुमुद जी का मेरी तरफ से, सलीला संस्था की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से, सभी साहित्यकारों की तरफ से, विशेष तौर से बिट्टू की तरफ से बहुत बहुत आभार। और दीदी का तो जितना आभार करे कम है, ये सारा रचा हुआ माया जाल दीदी का ही है, जिसका आनंद हम सब लोग ले रहे हैं। और दीदी हमेशा नए नए नवाचार करती रहती है। मैंने पिछली बार तो काफी नवाचारों पर ही बात की थी। तो उन नवाचारों से निश्चित रूप से बालकों को, बाल साहित्य को, बाल साहित्यकारों को और संपूर्ण साहित्य को फायदा हो रहा है, होगा, इसी उम्मीद के साथ सभी से नमस्कार, शुभ रात्रि। आप अगले सोमवार लोकार्पण की भी बात कह दीजिए। जी जी, अगले सोमवार कहानी पार्क की जगह हम एक इंद्रधनुष कहानी माला जो चल रही है, उसका चौथा अंक आ चुका है, उसके लोकार्पण के लिए एकत्रित होंगे। और हमेशा तो हम एक ही कहानीकार को आपके समक्ष लाते हैं, उसमें 7-7 कहानीकारों की रचनाएं हैं, उन पर चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से आनंद भी 7 गुना हो जाएगा और 7 लोग इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह हमारे साथ होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले सोमवार को इसी समय फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद, आभार। इस रहस्य को भी खोल देते हैं कि इसका संकलन और संपादन ओम प्रकाश क्षत्रिय ने किया है, जो खुद बहुत अच्छे बाल साहित्यकार हैं। पता नहीं आज इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाए वो, और कहीं या तो नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा या व्यस्त होंगे, तो हमेशा जुड़ते हैं। तो आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, धन्यवाद।